हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एस्ट्रोसेट, जो कि भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या है एस्ट्रोसेट और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, इसने कौन कौन से क्षेत्रों में वर्क किया है। एस्ट्रोसेट बेसिकली क्या है, एक अंतरिक्ष वेधशाला है जो इसरो द्वारा संचालित भारत का क्या है, ये पहला मिशन है। इसका वजन है 1513 किलोग्राम और इसको बनाने में 180 करोड़ की लागत आई है। तो ये तो हो गया इसके वजन के बारे में और इसकी जो लागत है उसके बारे में, यानी कि इसकी कॉस्टिंग जो आई है वो 180 करोड़ के लगभग आई है। अब ये क्या करेगी, क्या ये सुदूरवर्ती खगोलीय पिंडों के अध्ययन को समर्पित देश का पहला उपग्रह है। यानी दूर से दूर स्थित जितने भी खगोलीय पिंड होंगे उनकी डिटेल से स्टडी करेगी और उसको जो इंफॉर्मेशन होगी वो इसरो के सेंटर पर लगातार ये एस्ट्रोसेट भेजता रहेगा। एस्ट्रोसेट अंतरिक्ष वेधशाला का संभावित जीवन 5 वर्ष का है, यानी ये लगभग 5 वर्ष तक अपना कार्य करेगी। हो सकता है कि अगर सब कुछ सही ढंग से संचालित रहा तो हो सकता है ये मोर देन 5 ईयर्स भी वर्क करे। इसे पृथ्वी की निचली कक्षा में 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है, यानी इसको पृथ्वी से लगभग 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। यह एक दिन में 14 बार, अब ये क्या करती है, पृथ्वी का चक्कर जो है एक दिन में 14 बार पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जिसमें से 10 बार क्या करती है, जमीनी केंद्र से दिखाई देता है। 14 बार तो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, 14 में से 10 बार तो हमें ये पृथ्वी से जमीनी केंद्र से दिखाई दे सकती है। जो इसरो का जो सेंटर है वहां से हमें ये 10 बार दिखाई देती है। इसरो का मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स, जिसको मॉक्स भी बोला गया है, मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स द्वारा इस मिशन का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं और क्या है इसकी क्वालिटीज। इसका एक उद्देश्य न्यूट्रॉन तारों और कृष्ण छिद्रों से युक्त युग्मक तारा प्रणाली बाइनरी स्टार सिस्टम में उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं का अध्ययन करना है। तो ये क्या करेगी, एक तो न्यूट्रॉन जितने भी तारे हैं वो, और जितने भी हमारे जो काले छिद्र हैं, ठीक है, जितने भी होल्स हैं, उनका क्या करेगी, ये बाइनरी स्टार सिस्टम में अध्ययन करेगी। ये इसका वर्क हो गया। दूसरा इसका वर्क है, ये मिशन एक ही समय में अल्ट्रावायलेट, ऑप्टिकल, लो एंड हाई एनर्जी एक्सरे वेवलेंथ में ब्रह्मांड की निगरानी में सक्षम है। यानी कि ये अल्ट्रावायलेट में भी, ऑप्टिकल में हो, चाहे लो एंड हाई एनर्जी हो, एक्सरे वेवलेंथ हो, सभी में ब्रह्मांड की निगरानी कर सकती है। सभी में हमें क्या कर सकती है, इंफॉर्मेशन दे सकती है कि ब्रह्मांड में क्या क्या चल रहा है। इस वेधशाला के निगरानी कार्यक्रम में देश के सभी प्रमुख खगोलीय संस्थान और कुछ विश्वविद्यालय भी शामिल है। मतलब कुछ खगोलीय संस्थान और जो विश्वविद्यालय जो शोध में लगे हुए हैं उन्होंने भी इसमें क्या करी है, हेल्प करी है, वो भी इसमें क्या है, इन्वॉल्व है। अब तक भारतीय खगोलविद दशकों से जमीन दूरबीनों से आकाशीय हलचलों पर नजर रखते आए हैं। यानी जमीन में दूरबीन रखी होती थी और उसमें हम देखते थे और देखने के बाद हम ऑब्जर्व करते थे कि आकाश में क्या चल रहा है। बट अभी क्या हो गया है, एस्ट्रोसेट के बाद हमने क्या अंतरिक्ष में ही ऑलरेडी वेधशाला की स्थापित कर दी है। उससे क्या होगा, ये जो हमारा काम है, आकाश में जितनी भी घटनाएं होती है, जैसे मिल्की वे में, ब्रह्मांड में सिस्टम कैसा है, ओके, ग्रहों की जो ग्रह होती हैं उनकी रचनाएं कैसी है, ग्रह कैसे बिहेव करते हैं, तो उनका जो हम ऑब्जर्व करेंगे वो अब इजीली हो जाएगा, क्योंकि हमने अंतरिक्ष में ही वेधशाला स्थापित कर दी है। अब ये जो हमारा एस्ट्रोसेट है, ये बेसिकली जो नासा का हबल टेलीस्कोप है उसी की तर्ज पर बनाया गया है। जो नासा का हबल टेलीस्कोप जो काफी फेमस है, उसी की तरह ये क्या है, अपना एस्ट्रोसेट वर्क करता है। एस्ट्रोसेट पर सुदूर आकाशीय पिंडों के अध्ययन के लिए विशेषज्ञ उपकरण भी लगे हैं। अब एस्ट्रोसेट बन गया तो आकाशीय पिंडों पर अध्ययन करने के लिए हमें कुछ उपकरण की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो ऐसे हमने 5 उपकरण इसमें एस्ट्रोसेट में लगाए हैं जो जिनका अलग अलग वर्क है। तो ये उपकरण है, फर्स्ट है अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, दूसरा है लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर, फिर तीसरा है सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप, फिर फोर्थ है कैडमियम जिंक टेलुराइड इमेजर, नेक्स्ट एंड लास्ट है स्कैनिंग स्काई मॉनिटर। तो ये 5 जो उपकरण है ये क्या करेंगे, एस्ट्रोसेट में लगाएंगे और हमें ब्रह्मांड से रिलेटेड जितनी भी जानकारी चाहिए वो सब ये प्रोवाइड कराएंगे। तो अब इनका डिटेल से देख लेते हैं कि ये क्या क्या है। फर्स्ट है हमारा अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, UVIT, इसको शॉर्ट में UVIT भी बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। अब ये क्या है, एस्ट्रोसेट में 40 सेंटीमीटर के 2 अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप लगे हुए हैं जो पराबैंगनी तरंगों के आधार पर उन खगोलीय पिंडों को भी देखने में सक्षम है जिन्हें सामान्य प्रकाश दूरबीनों से देखना संभव नहीं है।
तो ये क्या करेंगे, पराबैंगनी तरंगों के आधार पर क्या करेंगे, खगोलीय ऐसे पिंडों को देखेंगे जिनको जो नॉर्मल दूरबीन होती है, जो नॉर्मल ऑप्टिकल्स जो दूरबीन होती है हमारी, उसके थ्रू हम देख नहीं पाते हैं, तो उसको भी ये क्या करेगी, देख पाएगी। नेक्स्ट है लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर, LAXPC, लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर, LAXPC। ये क्या करेगा, एस्ट्रोसेट में लगे 3 लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर 6000 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र में 3 से 80 किलो प्रति इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की एक्स किरणों पर प्रभावी नजर रख सकने में सक्षम है। यानी एक्स जो किरणें जो निकलती है, एक्स किरणें जो निकलती है, तो उसकी जो हमारी जो एक फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी बोल के हम एक रेंज बोल सकते हैं कि 3 से जो 80 किलो प्रति इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वजह से जो एक्सरे किरणें जो निकलती है, उन पर भी क्या करेगा, ये निगरानी रख सकता है। नेक्स्ट है सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप, SXT, सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप। इसमें शंक्वाकार दर्पण और एक्सरे CCD डिटेक्टर लगे हुए हैं जो 0.3 से 8 किलो प्रति इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की श्रेणी में काम करते हैं और 1 किलो प्रति इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आदर्श स्थिति में 120 वर्ग किलोमीटर की सटीकता से काम कर सकते हैं। तो ये इनकी क्या हो गई है, क्वालिटी हो गई है एक्सरे टेलीस्कोप की, सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप। फोर्थ हमारा है कैडमियम जिंक टेल्यूराइड इमेजर, CZTI। यह 0.1 डिग्री की सटीकता के साथ कठोर एक्स किरणों और नाजुक गामा किरणों का पता लगाने में सक्षम है। यानी ब्रह्मांड में एक्स किरणें और जो नाजुक जो गामा किरणें होती है वो कहाँ कहाँ से अराइज हो रही है, उनके बारे में पता करता है। यह इमेजर 10 से 150 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाली एक्स किरणों का 500 वर्ग सेंटीमीटर की सटीकता से चित्र बना सकते हैं। तो इस रेंज की जो हमारी जो एक्स किरणें होती है उनकी स्टडी ये CZTI करता है। लास्ट है हमारा स्कैनिंग स्काई मॉनिटर, SSM। यह त्रिआयामी अवस्था में स्थापित है, यानी 3D में, ये जो है 3D में क्या है, एस्टेब्लिश है, और एक्स किरणों के स्रोत का पता लगाने के लिए प्रत्येक 6 घंटे में आसमान में पड़ताल करता है कि एक्स किरणें जो है वो कहाँ से निकल रही है, उसका पता करने के लिए हर 6 घंटे में क्या करता है, आसमान पर, आसमान की खोज में निकलता है और आसमान में देखता है कि कहाँ कहाँ से एक्स किरणें अराइज हो रही है। अब इन उपकरणों से मिले वैज्ञानिक आंकड़ों को मॉक्स के भू स्टेशन को भेजा जाता है। जितने भी जो 5 उपकरण हैं उनसे जितनी भी हमें डिटेल्स प्राप्त होती है, जितने भी हमें इमेजेस वगैरह प्राप्त होती है, इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, उन सभी जो डेटा है उसको हम मॉक्स जो हमारा स्टेशन है वहां पर इसको भेजते हैं, क्योंकि मॉक्स जो है वो इसकी पूरी निगरानी रख रहा है। अब नेक्स्ट ये होता है कि नवंबर 2019 में क्या हुआ कि एस्ट्रोसेट द्वारा एक अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जो UVIT जो हमारा टेलीस्कोप था, उसका यूज करके एक जेलीफिश आकाशगंगा जो है उसका क्या किया, इसने अध्ययन किया। जेलीफिश आकाशगंगा जिसको हम JW100 भी बोलते हैं। तो इस आकाश गंगा का अध्ययन किया, किसने किया, जो हमारा इस एस्ट्रोसेट का जो अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप UVIT जो है इसका, इसके थ्रू इसका क्या किया गया, हमने अध्ययन किया। तो इससे अध्ययन में क्या हुआ, हमें पता लगा कि जेलीफिश जो गैलेक्सी है उसके बारे में पता लगा। तो जेलीफिश क्या है कि एक प्रकार की आकाशगंगा है, ठीक है, स्टार फॉर्मेशन की एक क्या है, एक आकाशगंगा है। उसमें क्या है कि आकाशगंगा के समूहों में पाई जाती है जेलीफिश गैलेक्सी। तारों का प्रकाश क्या लगता है, हमें ऐसा लगता है कि जैसे जेलीफिश की तरह लगता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, जेलीफिश पड़ गया है। तो जो जेलीफिश जो आकाशगंगा है JW100 आकाशगंगाओं के समूह है, क्लस्टर एवेल, ठीक है, क्लस्टर एवेल है इसका एक जो क्लस्टर का जो एबेल, ओके, 2626, ओके, 2626 में क्या है, स्थित है जेलीफिश जो है। JW100 आकाशगंगाओं का एक समूह है, उसके अंदर जो जेलीफिश जो क्लस्टर है, ठीक है, वो कहाँ स्थित है, 2626 एबेल में स्थित है। अब जेलीफिश में हम डिटेल से और देख लेते हैं कि जेलीफिश गैलेक्सी क्या है। जेलीफिश समुद्र का एक जिलेटिन युक्त जीव है। जेलीफिश को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह डिस्क के आकार की होती है तथा इसमें कई बुझानुमा तंतु बाहर की ओर निकले होते हैं। इसका डिस्क जैसा आकार विभिन्न आकाशगंगाओं के एक घने क्षेत्र में भ्रमण करने और टकराने से हुआ है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब एक आकाशगंगा
आकाशगंगा समूह में भ्रमण करती है। जब कोई एक जब आकाशगंगाओं के समूह में भ्रमण करती है तो डिस्क के अंदर की ठंडी गैस क्लस्टर के गर्म प्लाज्मा के साथ संपर्क करती है। यानी डिस्क के अंदर जो होती है वो ठंडी गैस क्लस्टर होती है और प्लाज्मा जो होता है वो गर्म होता है, तो दोनों के बीच में क्या होता है, संपर्क होता है। तब प्लाज्मा एक मजबूत हवा के रूप में डिस्क की ठंडी गैस को अपनी तरफ खींचता है। तो प्लाज्मा क्या करता है, जो डिस्क की जो ठंडी गैस है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इस क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है, आकाशगंगा के तंतुओं का निर्माण होता है। सामान्यतः तारों का निर्माण आकाशगंगा के डिस्क में होता है, परंतु जेलीफिश आकाशगंगाओं में तारों का निर्माण इसकी तंतुनुमा भुजाओं में भी होता है। तो ये हमारी है जेलीफिश गैलेक्सी। अब ये देखते हैं कि जेलीफिश जो गैलेक्सी है, जेलीफिश जो आकाशगंगा है, वो रहस्यमयी तरीके से बिहेव कैसे करती है। कहा जाता है कि एक रहस्यमय तरीके से बिहेव करती है, तो उसको भी देख लेते हैं। जेलीफिश आकाशगंगा अपने अभिविन्यास के कारण भिन्न होती है, यानी उसका जो अभिविन्यास होता है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके का होता है। हम उन्हें किनारे से देखते हैं ताकि गैस तंतु हमारे दृश्य क्षेत्र के लंबवत रहे, यानी हम उसको किनारे पर खड़े होकर देखते हैं, जिससे क्या हो, जो हमारा जो विजिबल जो हमारा एरिया है वो क्या रहे, बिल्कुल लंबवत, बिल्कुल परपेंडिकुलर रहे। यह अन्य जेलीफिश आकाशगंगाओं से इसलिए भी अलग है क्योंकि अन्य जेलीफिश आकाशगंगाओं की अपेक्षा इसके तंतुओं का अवलोकन पराबैंगनी किरणों के आधार पर करती है। तो ये भी एक है डिफरेंस, क्योंकि ये रहस्यमय व्यवहार क्यों करती है। जेलीफिश आकाशगंगा में एक ही समय में कई क्रियाएं होती रहती है, इनमें से कई विभिन्न घटनाओं के साथ संबंधित होती है। इस अवलोकन में JW100 में होने वाली क्रियाओं में से कुछ क्रियाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है, जिससे विभिन्न घटकों का पता चलता है। जैसे कि मैंने बता दिया, JW100 जो है वो एक आकाशगंगाओं का समूह है, क्लस्टर एवेल, ठीक है, एवेल है। तो उसके अंदर एक 2626 नाम का एबेल है, उसी के अंदर क्या है, ये जो हमारी जेलीफिश जो आकाशगंगा है वो स्थित है। अब देखते हैं कि एस्ट्रोसैट जो है उसके लक्ष्य क्या क्या हैं। एस्ट्रोसैट का टारगेट जो है वो है, और टारगेट जो है उनमें से कई टारगेट एस्ट्रोसैट ने पूरे भी किए हैं। एस्ट्रोसैट को जो है सितंबर 2015 में लॉन्च किया गया था PSLV C30 से। तो अभी हम देखते हैं अंतरिक्ष में विभिन्न तरंगों की निगरानी कर विभिन्न प्रकार के खगोलीय पिंडों की खोज करना। जितनी भी वेव्स जो है वो क्या, अंतरिक्ष में जितनी भी वेव्स है उनकी निगरानी करेगा, साथ ही खगोलीय पिंड है उनकी खोज भी करेगा कि नए नए जो खगोलीय पिंड आ रहे हैं उनका भी ये खोज कर सकता है। एक्स किरणों और पराबैंगनी किरणों के आधार पर आकाश में पड़ताल करेगा, यानी कहाँ से एक्स किरणें राइज हो रही है, कहाँ से पराबैंगनी किरणें आ रही है, इनका इफेक्ट क्या क्या हो रहा है, इसकी भी क्या करता है, ये निगरानी करता है। आकाशगंगाओं नक्षत्रों का विभिन्न तरंगों के आधार पर अध्ययन करता है। सामयिक और असामयिक एक्स किरणों के स्रोत का पता लगाता है। साथ ही ये क्या करता है, ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन तारे, ब्लैक होल्स हो गए, न्यूट्रॉन तारे हो गए, इनका भी अध्ययन करता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा खगोलीय पिंडों के अध्ययन के लिए समर्पित भारत के प्रथम उपग्रह एस्ट्रोसैट का 28 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C30 के द्वारा सफल प्रक्षेपण किया गया है। इस सफलता के साथ अंतरिक्ष में अपनी वेधशाला स्थापित करने वाला भारत पहला विकासशील देश बन गया है, जबकि अगर विकसित देशों में देखें तो हम 5th नंबर पर आ गए हैं। तो अभी एस्ट्रोसैट किस तरह से वर्क करेगा, इसको हम एक वीडियो के थ्रू और समझ लेते हैं, उससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एस्ट्रोसैट जो है वो किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से उसको डिजाइन किया गया और कहाँ पर इसको रखा गया है। 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी कौन से एंगल पे इसको रखा गया है। 28 सितंबर 2015 को एस्ट्रोसैट का परीक्षण किया गया PSLV C30 रॉकेट के थ्रू, और इसको 650 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर रखा गया है। अब एस्ट्रोसैट की पोजीशन को देखें तो एग्जैक्टली इसे इक्वेटर पर नहीं रखा गया है। अब इसे इक्वेटर पर नहीं रखा गया है तो कैसे रखा गया है, इसको 6 डिग्री के इंक्लाइनेशन पर रखा गया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसे 6 डिग्री के इंक्लाइनेशन पर क्यों रखा गया है, बल्कि इक्वेटर पर क्यों नहीं रखा गया है। तो इसका रीजन ये है कि जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसा कि हम सभी जानते हैं अर्थ एक क्या है, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से क्या है, बार मैग्नेट है। तो इसको जो इसका जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है और जो ज्योग्राफिक जो नॉर्थ पोल है वो बिल्कुल अलग अलग है, थोड़ा सा शिफ्टेड है। यानी अर्थ का जो मैग्नेटिक एक्सिस है और ज्योमेट्रिक एक्सिस है वो थोड़ा शिफ्टेड है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वो चार्ज पार्टिकल्स को क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप करने के बाद क्या करते हैं, ये रेडिएशन के बेल्ट को बनाते हैं। तो ये रेडिएशन का आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, रेडिएशन के बेल्ट्स बन जाते हैं। तो ये रेडिएशन के बेल्ट्स क्या करते हैं, साउदर्न अंटार्कटिक ओशन पर काफी क्लोज रहती है ये, और ये इक्वेटोरियल जो ऑर्बिट होता है उस रेडिएशन बेल्ट पर असर को
एस्ट्रोसेट क्या करता है, थोड़ा कम कर देता है। तो उससे कम करता है तो क्या होता है, कम करने की नीड भी है, क्योंकि जो हमारा एस्ट्रोसेट है बहुत सारे इक्विपमेंट्स को लेकर साथ चलता है। तो इसलिए क्या करता है, ये मेनली क्या करता है, चार्ज पार्टिकल्स जो होता है उनको ट्रैप करके जो रेडिएशन के जो बेल्ट्स होते हैं उनको क्या करता है, ये लिमिटेड करता है, उनको काफी कम कर देता है रेडिएशन को। साथ ही जो इंक्लाइनेशन है उसको हमने 0 डिग्री रखने के लिए, अगर हम इसका इंक्लाइनेशन 0 डिग्री रखते हैं तो हमें क्या होगा, बहुत सारे रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी, और बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे तो क्या होगा, हमारा कॉस्टिंग भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इक्विपमेंट्स को कम से कम यूज करने के लिए हम इसको 6 डिग्री का इंक्लाइनेशन हम चूज करते हैं। एस्ट्रोसेट क्या करता है, ऑर्बिट में सेम जगह हर बार गुजरे जरूरी नहीं होता है, हर चक्कर में इसका ऑर्बिट पिछले ऑर्बिट से थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। अब एस्ट्रोसेट क्या करता है, हर 97 मिनट में अर्थ का एक चक्कर लगा लेता है, और जब यह इंडिया के ऊपर से गुजरती है तो क्या करता है, ये अपने ट्रांसमिट कलेक्टेड जो डेटा होता है उसको इसरो के सेंटर पे भेजता है, और इसरो का जो सेंटर होता है, डेडिकेटेड इंडियन डी स्पेस नेटवर्क एंटीना, वो क्या करता है, जो बेंगलोर में स्थित है, वो क्या करता है, इसको सिग्नल्स को भेजता है और सारे डेटा को कलेक्ट करता है, सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है। और हम जिन ऑब्जेक्ट को स्पेस में नहीं देख सकते हैं, एस्ट्रोसेट उन्हें भी देख सकता है, क्योंकि हमारी आंखें उन्हीं ऑब्जेक्ट को देख सकती है जिनसे निकलने वाली लाइट जो होती है, उनकी जो वेवलेंथ होती है वो कितनी रहे, वो 380 से 740 जो नैनोमीटर रेंज में हो। यानी जिन उन्हीं ऑब्जेक्ट को हमारी आंखें देख सकती है जिनकी क्या हो, लाइट जो होती है, जिनसे निकलने वाली लाइट जो है उनकी वेवलेंथ कितनी हो, 380 से 740 नैनोमीटर रेंज हो। लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे निकलने वाली प्रकाश की वेवलेंथ इनमें कम या ज्यादा हो, यहाँ आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर कि ये कितनी होनी चाहिए, 380 से 740, तो उनसे निकलने वाली प्रकाश की वेवलेंथ कम या ज्यादा हो तो उनको भी स्पेस टेलीस्कोप ये देख सकता है, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी को भी देख सकता है। वैज्ञानिकों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने एक बटरफ्लाई नेबुला लिया, ठीक है, उसका क्या किया, उसका अध्ययन किया, और उसके चारों तरफ जो 4 अल्ट्रावायलेट इमिशन जो होती है उसको कैप्चर किया। ये है बटरफ्लाई नेबुला। अब उसके तरह क्या हुआ, ब्लू कलर का आप देख सकते हैं, जो एक ब्लू कलर का यहाँ पर क्या बनेगा, एक इमिशन का जो अल्ट्रावायलेट इमिशन बनेगा, तो ये जो अल्ट्रावायलेट लाइट को क्या करेगा, इमिट करेगा, और इसलिए नॉर्मल टेलीस्कोप से इसको हम नहीं देख सकते हैं, ये केवल एस्ट्रोसेट के द्वारा ही देख सकते हैं। नवंबर 2018 में क्या हुआ, एस्ट्रोसेट ने एक साथ एक खास जो ब्लैक होल, ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, जो ब्लैक होल है उसको भी स्पॉट किया, और वो नासा के सहयोग से किया। जो क्या करता है, जिसको स्पॉट किया गया है, एक बहुत ही बड़ा क्या है, स्टार सिस्टम है, और ये स्टार सिस्टम का नाम है 4U163047। इसके अलावा यह न्यूट्रॉन तारों, मैग्नेटिक फील्ड, इनकी स्टडी भी क्या कर सकता है, आराम से कर सकता है। तो बेसिकली जो हमारा एस्ट्रोसेट है वो 6 डिग्री इंक्लाइनेशन में रखा गया है, और आप देख सकते हैं इस तरह से जो बारीक जितनी भी घटनाएं होती है उनको इजीली एस्ट्रोसेट क्या कर सकता है, कैप्चर कर सकता है, और डेटा को इसरो का जो सेंटर है बेंगलुरु में स्थित उसको ट्रांसफर भी कर देता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब